अमरावती में क्या हुआ ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबसे पहली बात, केमिस्ट उमेश कोले, इन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट साझा किया। 21 जून को मोटरसाइकिल पर 2 लोगों ने कोल्हे को चाकू मारा। पहले यह कहा गया कि लूट के चलते यह हत्या हुई है, बाद में आरोप लगा कि नुपुर के समर्थन की वजह से यह हत्या हुई है। मास्टरमाइंड इरफान खान सहित 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। 7 जुलाई तक इरफान खान को पुलिस हिरासत में भेजा गया। एनआईए ने मामले की जांच संभाली। आतंकी पहलू से भी जांच की जा रही है। आज उमेश कोल्हे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक शोक सभा की। अब देखिए, इस सब के बीच में एक बड़ी चीज जो हो रही है वो है एक समानता जोड़ के देखा जा रहा है उदयपुर और अमरावती को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अलग हैं लेकिन बहुत समानताएं भी हैं। तो क्या है वो समानताएं, आपको बता दें। चाकू से मारा गया है। दूसरी समानता, सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हत्या हुई है। तीसरी समानता, एनआईए की जांच हो रही है इन दोनों मामलों में। चौथी, आतंकी साजिश की भी जांच की जा रही है। और पांचवी, कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक जांच के दायरे में एक बात जो अब सामने उठ के आ रही है वो ये है कि क्या उदयपुर और अमरावती को अलग अलग देखा जाए, इंडिपेंडेंट मामलों की तरह देखा जाए, या कुछ और है जिसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। तो सवाल इंडिया के में जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। पहले उदयपुर, अब अमरावती। क्या बड़ी साजिश का हिस्सा है ये हिंसा और ये अपराध? अमरावती में जैसे कि आप जानते हैं तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शांत प्रकाश जाटव, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कात्यायनी चतुर्वेदी, बीजेपी समर्थक, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। HQR इलियासी, सदस्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और अनिका मल्होत्रा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। शांत प्रकाश जाटव जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और मेरा सवाल आपसे यह है कि क्यों आपको यह लगता है कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है? क्योंकि देखिए, अब एनआईए भी दोनों जगह जांच कर रही है। देखिए, अब पिछले डिबेट में मैंने आपको एक हिंट दिया था कि ये बहुत बड़ा नेक्सस जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब चीज के पीछे काम कर रहा है। छोटे से भी इश्यूज को मतलब इतना बड़ा बना देना, उसके बाद में आगजनियां शुरू कर देना। हमने अलग अलग स्तर पर देखा, तमाम विधेयकों के विषय पर जैसे ही वो आए उसके बाद में अनशन और अनशन के बाद आगजनी, दिल्ली को जलते हुए देखा, घटना जो है किस तरीके से अंजाम दिया गया। तो ये जो हालात जो है ये एक बहुत सोची समझी साजिश है और उसी का परिणाम जो है ये यहाँ पर अभी ये जो घटना हुई, शिवलिंग का जो विषय उठा, उसके बाद में टीवी चैनलों पर जिस तरीके से हमने देखा कि एक दूसरे को भड़काने के षड्यंत्र प्रयत्न किए गए। तमाम धर्म संसदें जो हैं उनमें भी कुछ विवादित बातें कही गई। तमाम ऐसे धार्मिक कार्यक्रम दूसरे पक्ष के भी हुए, वहां पर भी इस तरीके से लोगों में एक ऐसा माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया है पिछले 6-8 महीने में, साल भर में अगर हम देखें, कि उसका परिणाम ये आज की डेट में हमने शुरू होता हुआ देख रहे। अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ, हम लोग आपस में नहीं एक दूसरे जाटव जी, मेरा सवाल आपसे है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं है? सबकी जिम्मेवारी, सरकार की भी जिम्मेवारी है, विपक्ष की भी जिम्मेवारी है, और विपक्ष की सबसे ज्यादा है, क्योंकि विपक्ष के द्वारा ही ये सब चीजों को भड़काया जा रहा है और वही इस टाइप की चीजों को अंजाम दे रहा है। वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। जी, अनिका मल्होत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप किस तरीके से देखती हैं इस पूरे प्रकरण को? बीजेपी का एक कहना है कि जी बहुत दुख होता है, मतलब ऑडेसिटी देखिए, ये तो कहते कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और ठीक विपक्ष को भी कोस रहे हैं ये लोग। हिम्मत तो देखिए, ये पिछले 8 सालों में पॉलिटिक्स का दर्जा लोएस्ट ऑफ द लो गया है सर।
चाहे वो आप रेप केसेस देखिए हाथ से उन्नाव का, चाहे आप इस तरह से इतनी जघन्य अपराध जो हो रहे हैं देश के अंदर, हेट स्पीचेस का अंत नहीं है। इनके मंत्री, फॉर्मर मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, आप फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं और फिर आप बड़े प्यार से आके मीडिया में बोलते हैं कि ऑपोजिशन कर रहा है। इनको बोलते भी इनको शर्म नहीं आती है। हम क्या कह रहे हैं आपको, तेलंगाना में प्राइम मिनिस्टर गए, 28 मिनट 21 सेकंड तक उन्होंने भाषण दिया। 10 सेकंड का अगर देश को अपील कर देते तो जाहिर सी बात है ना, फर्क पड़ता। यानी आपकी इंटेंशन ही नहीं है, आपने शुरू से ही ये भड़काऊ भाषण किए हैं, शुरू से डिवाइड एंड रूल किए। आज से इतिहास गवाह नहीं है आपका, आपके डीएनए में ये है। बहरहाल संकेत जी, ये वक्त तू मैं का नहीं है, ये वक्त देश को बचाने का है। मल्होत्रा जी, एक सवाल दूसरा है। अनिका जी, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा ये कहना है कि क्राइम को, और जिस तरीके से अब आतंकवादी एंगल भी इसमें आ रहा है, एनआईए भी इसकी जांच कर रही है, देखिए स्थिति सामान्य नहीं है। और ऐसे में ये जिम्मेदार वो जिम्मेदार के बजाय अगर कानून का राज स्थापित हो, कानून का इकबाल स्थापित हो, तो उससे बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। कानून भी वो ये बात है ना, टिल्टेड ना हो। बाहुबली और अपने ये जो दरबारी पना और ये जो जिस तरह से चमचागिरी चल रही है वो भी ना हो ना। कानून निष्पक्ष अगर काम करे तो बात ही क्या है। कानून का डर अगर हो तो ये किसी की हिम्मत ना हो। लेकिन साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी भी तो है ना सर, आप कानून का पालन भी करें, साथ साथ बढ़ावा भी मत देना। मैं आपको बताता हूं एक आरोप जो कि लग रहा है, और आरोप ये है कि 21 जून की ये घटना है। अच्छा, उस समय तो जो सरकार थी वो आपकी सरकार अपना वर्चस्व बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो कुछ खास हुआ नहीं और सरकार चली गई। लेकिन उस समय आरोप ये लग रहा है सरकार पर, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार पर, कि आपने इस मामले को दबाने की कोशिश की। और ये आरोप जो है वो अमरावती की जो सांसद हैं वो लगा रही हैं संकेत जी, कि ना केवल ये जघन्य अपराध हुआ, इसको इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की, ये छोटी मोटी चोरी ओरी का। पहले मैं आपका सवाल दे दूं, आपने कहा कि सरकार बचाने की कोशिश करते, लेजिटिमेट सरकार थी, बचाने की बात कर रहे हैं। दुनिया भर की वहां पर असम में यहाँ पर फ्लड आ रहा है, आप जाके तोड़ के उनको हाईजैक करके लेके जा रहे हैं, वो सब नहीं दिखाई जा रहा। बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप बेईमानी से सरकार बनाएंगे तो बना लीजिए। अमरावती की जो कह रही है उस वक्त कहाँ थी, आपने क्यों नहीं जोर दिया? अगर आपको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन, आप तो सांसद हैं, आप इंसिस्ट करती ना चीज को, आपने आंखों में पट्टी बांध ली और अब आप सोचते हो जागने की नहीं 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 ये तो वो केस होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, डे 1 से होना चाहिए था। देखिए, कोई लिहाज नहीं बरतना चाहिए किसी भी स्टेट में ये होता हो, इररिस्पेक्टिव कौन रूल कर रहा हो। यही तो प्रार्थना, और क्या प्रार्थना है। आप अपने स्टेट को बीजेपी रूल, कांग्रेस रूल, ये रूल वो रूल कब तक करते रहेंगे? ये इन चश्मों से देखना बंद करें। पावर में है ऑलमोस्ट इंटायर कंट्री में, उसके बावजूद ऐसे एलिगेशंस, आपको आके हाथ पे हाथ मिला के सपोर्ट करनी चाहिए, जैसे अशोक गहलोत जी ने की, जैसे उसी वक्त गिरफ्तारी हुई। नो नॉनसेंस इन दैट केस, एनआईए की जांच का स्वागत किया गया। लेकिन अब आतंकी जिससे जोड़ है, बीजेपी के कार्यकर्ता निकलते हैं, माना नहीं पता होगा उनको, छानबीन तो कर लें। अब तो फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, उसके बाद आप चुनाव भी लड़ते हैं। मुझे पता था जम्मू कश्मीर में एक इनका काउंसलर लड़ा है बीजेपी केस में, तो वो आतंकी से जुड़ा हुआ था। ये मत ब्लेम गेम बंद करिए। कात्यायनी चतुर्वेदी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है। देखिए, सबसे पहली बात, कानून का राज स्थापित करने की सख्त जरूरत, लोगों के मन में कानून का डर होना बहुत जरूरी है। ऐसे लगता है कि जैसे वो डर ही खत्म हो गया है। चाहे आप कोई भी पक्ष उठा दीजिए, अगर हेट स्पीच होगी तो वो इस तरीके से होगी, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। धर्म संसद उठा लीजिए या उधर से कोई बयान उठा लीजिए, किसी, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, ऐसे फेनेटिक फोर्सेस हैं जिनको कुछ भी बोल करके अब डर ही नहीं है। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? कानून किसके अधीन आता है? संकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल करने के लिए। आपने पूछा, सवाल है आपका कि आखिर ये जो हिंसा हो रही है, ये जो बवाल हो रहा है देश भर में, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन? तो मैं एक बात समझती हूँ कि इसके लिए कट्टरपंथी जो एक सोच है, आक्रामक है, जो संविधान से खुद को ऊपर समझ रही है, मजहबी कट्टरपंथी सोच है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि ये खाली नूपुर शर्मा के बयान को जोड़कर देखना, वो बात तो कब की खत्म हो गई।
उस बात को तो जाने दीजिए, वो लोगों ने, नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, कोर्ट में वो मामला चला गया, कोर्ट ने भी गजब का रवैया अपना दिखाया कि मामला किस चीज के लिए पहुंचा था कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बयान क्या दिया, क्या कहा। बहरहाल मैं कह रही हूँ कि ये किस तरह, इसलिए ये एक कट्टरपंथी सोच है क्योंकि इस तरह की सोच हमें फ्रांस में भी दिखाई देती है, इस तरह की सोच पाकिस्तान में भी दिखाई देती है और वो भारत में दिखाई दे रही है। सरकार ने बहुत अच्छा किया कि इस पूरे मामले को एनआईए को दे दिया। अब एक एक चीज साफ हो जाएगी क्योंकि ये जो घटनाएं हैं वो आतंकवादी घटनाओं जैसी, इनके पीछे एक पैटर्न है। क्या आप उदयपुर की बात कर लीजिए, क्या आप अमरावती की बात कर लीजिए, आप कह रहे हैं 21 जून को अमरावती की ये घटना होती है, उसके बाद उदयपुर में मामला आता है। और अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि कांग्रेस ने तो इसकी निंदा की। कांग्रेस दरअसल समझ ही नहीं पा रही है कि वो इसकी निंदा करे कि उसका बचाव करे, क्योंकि एक तरफ तो निंदा करती है और दूसरी तरफ उसी मजहबी सोच का बचाव करने उतर जाती है। क्यों उतर जाती है कांग्रेस? क्यों उतर जाती है? क्योंकि इनको तो लगता है कि अब हम अपनी राजनीति कहाँ कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। अभी आपने भी कहा कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं कदम आगे बढ़ाया? पुलिस आपकी थी, आपने पुलिस की बात की। अभी मैं देख रही थी बूंदी कलेक्ट्रेट का एक मामला है, पुलिस पीछे खड़ी है राजस्थान की। जब गहलोत सरकार इतनी भर्त्सना कर रही है, इतनी घटना की निंदा कर रही है, उनकी पुलिस की उपस्थिति में एक सज्जन खड़े होकर कहते हैं कि अगर इस तरह की हमारे नबी के खिलाफ गुस्ताखी में कुछ कहा जाएगा तो कत्लेआम मचा देंगे, आंखें निकाल ली जाएंगी, हाथ काट दिए जाएंगे, जबान खींच ली जाएगी। लेकिन कात्यायनी जी, मेरा सवाल एक सेकंड कात्यायनी जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपसे भी है, और आपसे ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि अगर ये कट्टरपंथी सोच एक तरफ है तो वो उन धार्मिक धर्म संसदों में भी कोई गुलाब नहीं बरसाए जा रहे थे, वहां पर भी इसी तरीके की भाषणबाजी हो रही थी और वहां के किसी भी इंसान को जल्दी से गिरफ्तार नहीं किया गया, बहुत टाइम तक उस पर एकदम लचर रवैया रहा। हाँ, आप ये बात जरूर उठाते हैं। मैं आपको ये साफ करती चलूं कि एक समुदाय विशेष की सोच का जो उदाहरण है वो अभी पाकिस्तान में कल या परसों देखने को मिला। सैमसंग के एक बिलबोर्ड पे जो क्यूआर कोड होता है, आपने भी ये खबर देखी होगी, क्यूआर कोड पर उन्हें अल्लाह लिखा हुआ दिखाई दे गया। उन्होंने कत्लेआम मचा दिया, बिलबोर्ड का तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये एक तरह की सोच है। जी, आप अभी जो की कह बात रहे हैं ना, अभी की बात कर रही हूं मैं, अभी की बात कर रही हूँ संकेत जी। एक और बात, क्या प्रधानमंत्री को अपील नहीं करेंगी संकेत जी? ये बात एक सेकंड, वो खत्म कर लें अपनी बात, और अगर हम हिंदुस्तान तक ही सीमित रहें तो बेहतर, क्योंकि ये चर्चा ठीक है। संकेत जी, पाकिस्तान की नहीं जी, अभी काली नाम की एक सिनेमा आया। आप कहते हैं ना कि धर्म संसद होती है, उसमें नहीं कहा जाता। किस हिंदू ने खड़े होकर कह दिया कि इस तरह का पोस्टर और हम कत्लेआम मचा देंगे, गला काट देंगे और वहां की संसद को चिट्ठी लिख दिया जाए, वहां देश को लिख दिया जाए? होना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आपत्ति दर्ज करने का हक है। एक सेकंड, हिंदुओं को आपत्ति अपनी दर्ज करने का हक है कि आप इस तरीके का। मैं भी यही कह रही हूँ, बिल्कुल संविधान के तहत चलता है हमारा देश। एक सेकंड, आप देखिए कात्यायनी जी, गला रेत के आप इंसाफ कर देंगे? कात्यायनी जी, बिल्कुल नहीं, किस शान में बिल्कुल नहीं, वो नहीं होगा। कोई भी कॉल टू आर्म्स या कॉल टू वायलेंस या वायलेंट मीन्स अगर कोई उसका प्रचार और प्रसार करता है तो वो गलत है। और सवाल यहां पर यही पूछा जा रहा है कि एक तरफ वीडियो बना करके ये बोला गया कि कोई भी अगर गुस्ताखी में बोलेगा तो सर तन से जुदा, तो धर्म संसद जो हो रहे थे उसमें भी फूल नहीं बरसाए जा रहे थे। हमने देखा कि उसमें भी ये बात हो रही थी कि शस्त्र उठा लो, शस्त्र उठा लो। जी, अरे शस्त्र उठा लो, अगर आप इंतजार कर रहे हैं। सनातन संस्कृति से ये परंपरा है, शस्त्र की पूजा हमारे यहाँ होती रही, तो हमने किसका गला रेत दिया? हमारे ऊपर क्या पागलपन सवार है? क्या हम पागलपन की इंतहा तक जाकर एक दूसरे की आंख निकाल लेने और कत्लेआम की बात कर रहे हैं? पूरे देश में बताइए ना, इस तरह की स्थिति कहीं दिखती हो कि कोई हिंदू खड़ा हो गया? इसीलिए मेरा सवाल ये, देखिए, इस तरह की बात कही गई, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन नहीं हो सकता। मेरा एक ही छोटे सा सवाल है यहाँ पर, अगर भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, मौलाना एजाज अख्तर वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया शिया पर्सनल, एक सेकंड कात्यायनी जी, एक एक करके, मौलाना एजाज अख्तर, आप वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, दो बातें हो रही हैं, एक नफरती माहौल और दूसरा उस नफरती माहौल के चलते हिंसा। कात्यायनी जी का कहना है कि अगर आप कुछ भी जस्टिफिकेशन दे करके गला रेत देंगे, मार डालेंगे और उसके बाद बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे, तो ये एक सभ्य समाज की देन नहीं है। ठीक उसी श्रृंखला में
क्या हम इस चीज का बहुत संतोष मनाएं कि लोगों ने धर्म संसदों में नफरत फैलाई और उस तरीके से सड़क पर गले नहीं रेते गए जिसकी बातें हो रही थी? पॉइंट यह है कि कानून का राज हर स्तर पर अगर लागू हो, वो इकबाल अगर हो कानून का, तो ना नफरती बोल बोले जाएंगे और ना ही नफरती हिंसा होगी। देखिए, आपका बहुत सही सवाल है। मैं सबसे पहले तो ये बात आपसे बताऊं कि कोई भी हो, हमारा हिंदुस्तान एक आजाद देश है। संविधान में तमाम आजादी धर्मों की हमको मिली है। हमको यह हासिल नहीं है कि हम किसी भी मजहब के जिम्मेदार पर, किसी भी धर्म के रहनुमा के ऊपर कोई हम टिप्पणी करें या कोई हम ऐसा कमेंट करें। इसके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की बात नहीं है। जहां तक कि इस्लाम मजहब की बात है, हमारा इस्लाम मजहब कभी हमको ये नहीं सिखाता, कभी हमको ये तालीम नहीं देता कि आप किसी मजहब के पेशवा को, उसके रहबर को आप बुरा भला कहिए। जहां तक के नुपुर शर्मा की बात है, उन्होंने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के बारे में गुस्ताखी की और उससे जो देश में माहौल खराब हुआ और माहौल पैदा हुआ ये चीज जो है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नहीं एजाज अख्तर साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि अगर उन्होंने कोई टिप्पणी की, अभद्र बात बोली, तो क्या उसका जस्टिफिकेशन ये है कि लोग पत्थर उठा लें, चीजें तोड़ फोड़ दें? बिल्कुल नहीं है। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी ने भी इस तरह बहुत ही भयानक बात है, या गला रेत दें। किसी ने अगर कानून के हिसाब से एक कार्रवाई हो और अगर वो ना होती दिख रही है, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि कानून हाथ में ले लिया जाए। देखिए, कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान है, ये संविधान से चलता है, ये आईन से चलता है। हिंदुस्तान में अदालतें हैं जिनको इख्तियार है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को इख्तियार है कि वो किसको सजा देती है, किसको सजा नहीं देती है। कोर्ट है जिसके सामने साक्षी जाते हैं, कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। लेकिन कोई साहब किसी को गोली मार दें, किसी का गला रेत दें, किसी का घर जला दें, कहीं दंगा और फसाद कर दें, कहीं हमारा हिंदुस्तानी कानून इसकी इजाजत नहीं देता और हमारा इस्लाम धर्म भी इसकी इजाजत नहीं देता है जी। हमारा मजहब भी इसकी इजाजत नहीं शांत देता है। प्रकाश जाटव जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं और सवाल फिर से घूम करके वही जरूरी और महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल, कौन से लोग हैं जिनको मजहब इजाजत नहीं देता, बावजूद इसके वो आंखें निकाल लेने की बात करते हैं। चार्ली हेब्दो से लगाए और स्वामी श्रद्धानंद तक ये सिलसिला चला ही आ रहा है। मजहब तो नहीं सिखाता, लेकिन ये कहां से फिर सीख रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान की बात को सच माने कि ये सीख मदरसों में दी जाती है। आरिफ मोहम्मद खान साहब कहते हैं, अगर ये आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि इस तरह की सीख हमारा मजहब नहीं देता, तो ये कौन से लोग हैं? ये कौन से लोग हैं जो कहते हैं नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो इसका कत्लेआम मचा देंगे, सिर तन से जुदा कर देंगे? कौन से लोग हैं जो एक महिला के ऊपर इस तरह की बात करते हो और उसका एक पुतला टांग देते हैं कि इसका सिर तन से जुदा कर दो? कौन से ये लोग हैं जो कमलेश तिवारी का गला रेत देते हैं? श्रद्धानंद सोए रहते हैं, स्वामी श्रद्धानंद उनको मौत के घाट उतार देते हैं। चार्ली हेब्दो ने एक कार्टून बना दिया तो उनको मौत के घाट उतार दिया। आज आप मैडम ये नुपुर शर्मा को कहां से मिला है कि वो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की शान में तौहीन करे? आप मुझे एक बात बताएं, मैं नुपुर शर्मा की बात को सही ठहराने की बात कर रही हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है, क्यों नहीं सवाल ये उठता है कि नुपुर शर्मा से पहले ये जो हरकतें हुई, लेकिन अपने एक एक करके नुपुर शर्मा के सारे गेस्ट से मेरी अपील है, एक एक करके। दर्शकों को समझ में नहीं आता ऐसे कुछ भी, तथ्यात्मक नहीं है। एक एक करके नुपुर शर्मा का बयान यदि तथ्यात्मक, कोर्ट को भी मैं कहती हूँ कि कोर्ट को जांच तो करनी चाहिए थी कि अगर नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो तथ्यात्मक नहीं है तो उस पर बहस होती, वो किताबें देखी जाती। बड़े बड़े स्कॉलर ने कहा है, बड़े बड़े। अब कात्यायनी जी, आप पहले तय कर लीजिए, आप ही की पार्टी उनको पद से हटाती है, आप ही की पार्टी जो कहती है वो बहुत गलत बोला है, उसके बाद फिर आप आकर के डिफेंड करती हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशन देने का हक है। अब हम सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा लें। मैं अपनी ये हैसियत नहीं मानता कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी करूं। अच्छा ठीक है संकेत जी, जस्टिस ढींगरा कहते हैं कि इस पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित कुछ भी नहीं बयान दिया भाई। उच्चतम न्यायालय के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उन्होंने बोला है, उस पर टिप्पणी करने का मैं तो अपनी हैसियत नहीं मानता। अख्तर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना कात्यायनी चतुर्वेदी ने क्या बोला, आपका जवाब।
उनका कहना है कि आप, मौलाना अख्तर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आ गई। हाँ, अब आप अपना जवाब दे दें कात्यायनी जी ने जो आपसे बहुत पॉइंटेड सवाल पूछे हैं कि ये रेडिकलाइजेशन कहां से हो रहा है। देखिए, जहां तक कि उन्होंने मदरसों की बात कही है और आरिफ मोहम्मद खान साहब की बात कही है, मदरसे कहीं को पर ढक छिप के नहीं चलते हैं, मदरसे खुले में चल रहे हैं। उनके अंदर जिसका दिल चाहे आकर के देख ले, जिसका दिल चाहे आकर के मदरसे का सिलेबस उठा के देख ले। मदरसे वो हैं जो अक्सर राज्य सरकारों से एड पा रहे हैं, सरकारों के जरिए से उनको एड मिल रही है, उनकी देखरेख में चल रहे हैं। मदरसों का सिलेबस बिल्कुल आम है। ये बिल्कुल गलत बात है कि मदरसों में इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती है। कि मदरसों को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की बात है कि मदरसों में इस तरह की शिक्षा दी जा रही है, तो जिससे इस तरह की बात है। लेकिन मैं दूसरी बात आपके चैनल के जरिए से बताना चाहता हूं। देखिए, दूसरी बात आपके चैनल से बताना चाहता हूं, वो लोग जो मजहब के नाम पर इतने रेडिकल हैं, इनकी कभी इस्लाम परमिशन नहीं देता, कभी हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा भारत इसकी परमिशन नहीं देता है। बेशक इस्लाम में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर आप हमारी इस्लामिक हिस्ट्री देखिए तो जिन मोहम्मद साहब ने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़वाया, जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हैं, उन्हीं मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन को इन्हीं मुसलमानों ने करबला के मैदान में आज से 1400 वर्ष पहले 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया है। 1 महीने के बाद मुहर्रम आ रहा है। पूरा मुहर्रम क्या है, जिसको हिंदू भाई भी मुहर्रम मनाते हैं, मुसलमानों के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई भी अज़ादारी करते हैं। ये मुहर्रम क्या है, हम उसी के खिलाफ मुहर्रम मनाते हैं, उसी दहशतगर्दी आतंकवाद के खिलाफ मनाते हैं, जिन्होंने 6 महीने के बच्चे को पानी नहीं दिया था, 3 दिन का प्यासा रखा था। चलिए, और तीर मैं अब एक जो बुनियादी प्रश्न है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मुझे बुनियादी प्रश्न पूछने दीजिए। शांत प्रकाश जाटव जी से अगला सवाल, उसके बाद अनिका मल्होत्रा जी। जाटव जी, हमने देख लिया कि धर्म संसद हुई और भड़काऊ भाषण जो है वो हमने और भी देखे, वीडियो देखे हैं किस तरीके से हाथ में चाकू पकड़ करके बोला जा रहा है कि गला काट देंगे, अभद्र बात, प्रधानमंत्री का भी उसमें जिक्र है। ये सारी चीजें, ये जब लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं तब होता है। ऐसे में जो मुख्य सवाल है, और उसके बाद फिर ये घटनाएं जमीन पर होने लगती हैं, यही है क्रोनोलॉजी। इसी तरीके से क्रोनोलॉजी हो रही है। मेरा आपसे यह कहना है कि इसको पहले ही स्टेज में रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? दोनों तरफ से या हर तरफ से रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों नहीं रोका गया? संकेत जी, हमारा देश जो है तमाम मत और पंथों का मानने वाला देश है, और तब सभी मत और पंथ के जो नफरत मानने वाला नहीं है, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। उनके जो परिवार, जैसे हजरत मोहम्मद साहब और उनकी पत्नी, वो हमारे लिए माता और पिता के समान है। ठीक उसी तरीके से मदर मैरी, वो भी हमारी माँ के समान है। उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि वह लोग भी हमारे सभी देवी देवताओं को देव और देवताओं के रूप में ही देखते हैं, सबका सम्मान करते हैं। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस देश के अंदर अमन और शांति नहीं चाहती, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हम सब लोगों को मिलकर के संगठन बनाने चाहिए, उन लोगों पर नजर रखनी चाहिए, सरकार को उन लोगों से अवगत कराना चाहिए कि ये लोग जो है हमारे बीच में कुछ इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी हमको सशक्त होना, वो थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, ताकि किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की गतिविधियां कोई दिखाई दे रही हैं तो वो भी हम आप देखिए अनिका जी, जिस तरीके से बातचीत सामने आई। और वापस मैं अमरावती पर जाता हूं। अमरावती पर इसलिए जाता हूं क्योंकि महेश कोहले, जो कि उमेश कोहले के भाई हैं, उनका एक कहना था कि इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या किए गए हैं पुलिस द्वारा, बहुत सारे लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में थे, परिचित थे, जान पहचान के लोग थे। तो ये किस तरीके से ये कार्रवाई, आपको लगता है कि ये इसके लिए एक बहुत जरूरी ये हो गया है कि तुरंत कानून का राज स्थापित होना चाहिए, वरना एक ऐसी भयानक स्थिति बन जाएगी कि समझ में ही नहीं आएगा कि किस पर भरोसा करें, किस पे नहीं करें। देखो संकेत जी, बिल्कुल आपका जो बॉटम लाइन है वही आपका आधार है कि कानून का राज तो होना ही चाहिए। सोशल मीडिया, साइबर क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगी सर
कि राजनीति में जब धर्म को सॉफ्ट टारगेट करके आप इस्तेमाल करेंगे तो ये स्थिति तो बनती चली जाएगी, इररिस्पेक्टिव हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो जब तक हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे और राजनीति को राजनीति ढंग से करेंगे, मुझे लगता नहीं कैसे माहौल आगे बनेगा। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगी, पिछले 8 सालों में माहौल बद से बदतर हुआ है और बहुत ही टॉक्सिन हुआ है। बट हमें इसके लिए इलाज तो ढूंढना ना सर। जैसे आपने कहा ब्लेम गेम है ना, हो गया, कब तक गर्दनें कटाते रहेंगे एक दूसरे की। तो सोशल मीडिया में देखिए जहर उगलते हैं, इररिस्पेक्टिव। मैं कहती हूँ, मैं नहीं कह रही हम दूसरे धुले या वो दूसरे धुले, हम और तुम करने लगे। हम ये तो हम सबका देश है ना सर। लेट्स ऑल गेट टुगेदर एंड बॉटम लाइन ये है कि कानून का राज हो और अमल हो इस चीज पे। कोई भी सामने जब मंत्री हो, जिसका बेटा हो, आज एक दलित महिला की मध्य प्रदेश में जला के उसकी हत्या कर दी गई है। हाथरस का आज तक इंसाफ नहीं मिला। पुलवामा में देख लीजिए, डीएसपी को निष्कासित कर दी। एलजी कहते हैं कि देश हित में, तो उसके बारे में इंक्वायरी ना करें। कैसे काम चलेगा? आज तक ही नहीं पता आदेश आया कहां से, कब तक। पिछले 10 वर्ष का भी जो आपका शासन था, थोड़ा सा उस पर भी अध्ययन कर लेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करने आप सबकी ड्यूटी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अनिका मल्होत्रा जी, कात्यायनी चतुर्वेदी जी, शांत प्रकाश जाटव जी और मौलाना एजाज अख्तर जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।